अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात में अब चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। आज इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने मुझ नाचीज को गुफ्तगू करने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखें, हमारी बेगुनाही के सबूत कहां कहां से आ रहे हैं। वाह देखें देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा फरीद साहब, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन 2023 में कम हुई थी। अच्छा। जिसकी वजह मैं समझता हूं पीडीएम की बेहतर तर्ज हुक्मरानी थी। वाह और अल्लाह के फजल से आपके खादम ने वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ के करप्शन को खत्म किया, नीचे लेके आए। वरना पूरी दुनिया में पिछले 4 साल से जो करप्शन के हवाले से पाकिस्तान बदनाम हुआ, उस पे हमारे सर शर्म से झुक गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, जमाना कह रहा है फरीद साहब। आप देखें, अल्लाह के फजल से 2018 में भी करप्शन कम थी जी। उसके बाद करप्शन को पता नहीं इन्होंने कोई तीली दिखाई है और ये शुरली की तरह ऊपर गई है। और देखें, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। मोटो था इनका, मोटो, विचो विचो खाई जाओ ते उतरो हलापाई जाओ। अब देखें बुजदार जो 4 साल तख्ते लाहौर से चिमटा बैठा रहा जी। क्या किया उसने, कहां की तरक्की है, कोई दिखाएं मुझे, किसी कोने खुदरे में किसी एक जगह मुझे दिखाएं कि बुजदार ने कहीं मुल्क के फायदे के लिए कोई काम किया हो। मियां साहब, उन्होंने एक अंडरपास तो बनाया था। उन्होंने नहीं बनाया, गलत बात ना करे, वो मिस्त्री मजदूरों ने बनाया था। बुजदार साहब ने तो कहीं एक ईंट नहीं लगाई। उन्होंने मुल्क को कोई एक टके का फायदा नहीं दिया। बल्कि मैं समझता हूं कि बुजदार साहब राजनपुर से बकरे ला के लाहौर बेचते तो शायद कोई फायदा हो जाता। हाँ, बुजदार साहब के दौर में तरक्की हुई है। अच्छा। सिर्फ उनके असासों में मुल्क में करप्शन में तरक्की हुई है। आप देखें, उनके दौर में तो करप्शन ऐसे फैली थी जैसे अब दिसंबर में धुंध फैलती है, जैसे जून जुलाई में मैंगो फैलता है, मैंगो। या किसी शादी की तकरीब से खाना खा के गोगे का पेट फैलता है। उन्होंने अवाम की कोई खिदमत नहीं की, हालांकि उनके पास जादू टूने वाले भी मौजूद थे। मियाँ साहब, माजी को छोड़े, आज की बात कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं फरीद साहब, 4 साल ये जालिम हुकूमत के साथ चिमटे रहे हैं। मुझे 4 साल तो तकरीर करने दें। ये हमारे 16 महीने नहीं छोड़ते, हम इनके 4 साल छोड़ दें। मियाँ साहब, वक्त आएगा, अभी भी आप तकारीर कर रहे हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा, आप बहुत तकरीरें करेंगे। ये बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको मनाजरे का चैलेंज दिया, पहले आपने कबूल किया, बाद में फिर रद्द कर दिया। देखें फरीद साहब, हमें किसी मनाजरे की जरूरत नहीं। 5000 के नोट के ऊपर कायदे आजम की फोटो को बोल के नहीं बताना पड़ता कि ये 5000 का नोट है। वो उसकी रंगत बता देती है। अगर लाल रंग की फोटो हो तो 100 का है, हरे रंग की फोटो हो तो 500 का है, नीले रंग की हो तो 1000 का है, अगर माल्टे रंग की हो तो 5000 का नोट है।
इसलिए हमें किसी मुनाजरे की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के बेपाया करम से लोग, अवाम काम देख के बता देती है कि ये नवाज शरीफ का काम है। क्या क्या वाह जी वाह। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा हाथ टीवी से बाहर आ गया था। बिलावल साहब किस मुंह से मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। बुलाएं नवाज शरीफ साहब को सिंध में, वो मुआयना भी करेंगे, मुआजना भी करेंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से मुनाजरा भी होगा। बिलावल का नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज करना ऐसे ही है जैसे आपको गोगा जी कहें कि फरीद साहब मेरे साथ हेयर स्टाइल का मुकाबला कर ले। भाई तेरे वाल ही नहीं अपने तो तू मुनाजरा की करना है। इसी तरह बिलावल भी भुट्टो का नाम लेके सियासत कर रहे हैं। अपना उनके पास क्या है, उनके पल्ले क्या है। ये वही बिलावल साहब हैं जब मैं अपने दौरे हुकूमत में, और ये वजीर बारला वजीर की होता जी, वजीर खारजा, वजीर खारजा थे। अच्छा मैं जब कराची गया था, कराची तो इन्होंने कहा था कि शहबाज स्पीड की जरूरत है कराची को। इन्होंने कहा था कि काफी अरसे के बाद किसी वजीर आजम ने सिंध के दुख को देखा है। तो वो कहाँ गई वो दादे, वो कहाँ गई बाबा, वो कहाँ गई शहबाज स्पीड। अब ये लाहौर में आके ये बातें करते हैं, ये कहते हैं कि हम कमरों में जलसे कर रहे हैं। तो ये जो स्टेडियम भरा होता है लोगों से, वो क्या रोनाल्डो का या मेसी का मैच देखने आए होते हैं। अल्लाह के फजल से हमने पिंडी, सियालकोट, हारूनाबाद, लाहौर में हजारों, लाखों लोगों की मौजूदगी में जलसा किया है। ये फरीद साहब ये हजारों काट दीजिएगा। अल्लाह के फजल से लाहौर वाले जलसे ने ही सबके कान खड़े कर दिए थे। तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब लाहौर वाले जलसे में वो कबूतरों को देख के समझ रहे हैं कि हमने किसी कबूतरों वाले डरबे में जलसा किया है। आप बताएं ना मुझे। आप फरीद साहब आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। माशाल्लाह आपका माशाल्लाह लेडी डॉक्टर जैसा मुंह है। आप कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। आप खुद बताएं, आप चेहरे से भी पढ़े लिखे लगते हैं। तो माशाल्लाह आप हैं भी। आप बताएं इनको, बताएं कि जरा देखें आके जब मियां नवाज शरीफ हमारा शेर, हमारा कायद जी जब निकलता है जलसा करने के लिए, तो आवाम ऐसे दौड़ती है जैसे गुड्डे नू वेख के तो लोग दौड़ पैंदे। तो मियां साहब नवाज शरीफ साहब को कहें ना कि मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लें, इसमें क्या हर्ज है। फरीद साहब बच्चा है बिलावल, आप क्या बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी बच्चों के साथ मुकाबला नहीं करते। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है हसन नवाज और हुसैन नवाज बिल्कुल छोटे छोटे थे। अच्छा। तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो मियां नवाज शरीफ साहब अंदर से आ गए। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था, उस वक्त शहबाज शर्म कर बच्चियां नु छिके मारने। सो नवाज शरीफ साहब कभी भी बच्चे से मुकाबला नहीं करेंगे। और वैसे भी अब आप देखें, अब तो इलेक्शन करीब है जी, हमें कैंपेन की पड़ी हुई है और ये मुनाजरे के चैलेंज करते फिरते हैं। ये तो ऐसे ही है कि रोटी खुल जाए और बंदा सूप वाला प्याला पकड़ के उसे ही लगा रहे। मियां साहब मैंने जिंदगी में हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा है। पाकिस्तान की क्रिकेट में जावेद मियांदाद साहब का और सियासत में आपका बहुत स्कोर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गौरी साहब। आप माशाल्लाह एक जीनियस और अकलमंद दानिश्वर हैं। वाह 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 जी भुट्टो। फरीद साहब
कोई एक बंदा थे अपने को ठीक दिमाग वाला बैठा लो। मियां साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि मुकाबला शेर और तीर का है। आपने तो शेर और तीर के दरमियान भी फर्क को बड़े अनोखे अंदाज में वाजे किया है। जी आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। आप देख लें आप, तीर जो है तीर, और ते के 2 नुक्तों के साथ 1 नुक्ता और लगा दें, सिर्फ 1 नुक्ता, तो तीर का शेर बन जाता है। ऐसे ही है, जैसे गड के ऊपर पेश लगा दें तो गुड हो जाता है। गड और गुड जितना ही फर्क है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। अब देखें, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो नील होता है, नील, वो कितना बुरा लगता है, नील बटा नील। जी तो नील के नून के साथ अगर 1 नुक्ता और लगा दे तो वो तिल हो जाता है। और कहाँ नील बुरा लगता है, और तिल जो है वो बेशक चेहरे पे काला तिल हो या कुलचे पे सफेद तिल हो, अच्छे लगते हैं। वाह 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 मियां साहब, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲ ਲਾਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਸੇ ਕੁਲਚੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਮ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। नो थैले भाई, वो बरादरी बेस पे नहीं जीतना चाहते, वो काम के सर पे जीतना चाहते हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह के फजल से हमारा काम बोलता है कि वोट हमें दिया जाए। वाह। मियां साहब, कारनामे तो खैर बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपनी पार्टी के बेशुमार गिनवाए हैं। उन्होंने गंबट में अस्पताल की मिसाल दी है, उन्होंने थरपारकर में थरकोल मंसूबे की मिसाल दी है, और कराची में NICVD अस्पताल की मिसाल दी है। फरीद साहब, आप जैसे लड़के कॉलेज की दीवार फलांग लेते हैं तो उनको याद आता है कि मेरा बैग अंदर ही रह गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मियां नवाज शरीफ साहब के कारनामों की कोई और मिसाल ही नहीं दे सकते। उसमें बेशक मोटरवे हो या 13,000 मेगावाट बिजली हो, या ऑरेंज ट्रेन हो, या मेट्रो बस हो, या अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात हो, या पहाड़ी इलाकों की आबादियों को लैंडस्लाइडिंग से बचाना हो, या लोड शेडिंग का खात्मा हो, या दहशतगर्दी का खात्मा हो, या यार इन्हें भी गुस्सा चढ़ाता है यार। नहीं सॉरी। आप क्या बात कर रहे हैं? जी मियां साहब, ये बातें आपने कल सोशल मीडिया वालों से गुफ्तगू करते हुए भी बताई हैं। क्या बात कर रहे हैं आप फरीद साहब? अभी तो मैंने गुस्से में एटमी धमाके नहीं गिनाए। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की तरक्की का पासवर्ड है। जी। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात, उनके कारकुन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तरक्की के लिए टूल है। इनके बगैर, नून लीग के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। सही कह रही है मियां साहब, आप तो सलाब के दिनों में भी घर में नहीं बैठे, सलाब वाली जगह में ही दौड़ते भागते नजर आए। जी हाँ, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया था कि जब तक वहां के लोगों की मुश्किल आसान ना हो जाए, तुमने लाहौर नहीं आना। आप यकीन माने, मैं एक आध दफा आया भी जी, मगर मैं टॉल प्लाजे से वापस चला गया। मैं क्या है, टॉल प्लाजे के मुंडिया ने मियां साहब को दस देना है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब मर्द बनो। वो सिद्धू मूसे वाले का गाना नहीं सुने? मुसीबत ते मर्दा उत्ते पैंदी रहंदी यार। अजीजी, आज ये किराएदार फिर यहाँ बैठा है, अब इसे क्या मसला है? हमारी बात तो ये मानता नहीं है,
जब भी कोई मसला होता है प्रोग्राम में घुसा चला आता है ये। नहीं, आज तो ये खुद नहीं आया, आज तो इसे कसीट कसूट के बल्कि पिकअप के पीछे बांध के लाए। इसे क्या मसला होना है, ये तो खुद बहुत बड़ा मसला है क्योंकि बड़ा फैला हुआ मसला है। इस बार तो इसने हद ही कर दी है, उस बेचारे मालिक मकान को एक केस में फंसवा दिया है और स्यापा डाल दिया उसको इसने। अब ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूँ फरीद साहब, इसने मेरी इज्जत रोल के रख दी है। मैं महल्ले में किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा। आज ये मसला यहाँ पे खत्म करके जाऊंगा। हाँ जी, इसने अपनी इज्जत के बैनर लगवाए हुए थे महल्ले में, जो मैंने उतरवा के फेंक दिए हैं। अब मर्द बनो, वो सिद्धू मूसेवाले का गाना नहीं सुने हैं? मुसीबत ते मर्दा उत्ते पैंदी रहंदी या। दिल तो मेरा बड़ा करता है कि मैं तुझे सिद्धू मूसेवाले की मुलाकात के लिए रवाना कर दूं। और मुसीबत और अजाब में बड़ा फर्क होता है। तू मेरे लिए अजाब है, अजाब। साहब, इस 10 मरले के इंसान की वजह से मुझे थाने का मुंह देखना पड़ा है और 2 रातें हवालात में भी रहा हूं। मेरा लाखों का नुकसान हुआ है फरीद साहब। इस एयर बलून को कहें कि मेरा घर वेला कर दे। हुआ क्या है? आपको किस वजह से हवालात में रहना पड़ गया? वो होना क्या है फरीद जी, इसने गैस खींचने के लिए घर में वो गैस खिंचू लगाया हुआ था, कंप्रेसर। उन्होंने पहले छापा मार के मीटर अपने कब्जे में लिया। वो बिल मेरे नाम पे आता था, फिर वो मुझे भी उठा के थाने ले गए और 2 रातें वहां रह के आया हूं। तो क्या करें फरीद साहब, भूखे बैठे रहें? कैसे मैं अपने बच्चों को बिरयानी और कबाबों के लिए बिलकता छोड़ दूं? वाह वाह वाह, देखें जरा, इस बड़े कंप्रेसर ने गैस खींचने के लिए छोटा कंप्रेसर लगाया। क्या करें, गैस ही नहीं आ रही। वो तो तुम्हें क्या जरूरत थी कंप्रेसर लगाने की? तुम तो मुंह से ट्रक के टायर में वहां पर लेते हो। गैस के पैप के ऊपर मुंह रख के तुमने सांस खींचना था, पीछे 2 सिलेंडर गैस आना था। और फरीद साहब, पूरे इलाके की गैस चाहिए इसके बच्चों के खाने के लिए। 2 देगे खाते हैं इसके बच्चे। और मासूम बच्चों को कहीं नजर ना लगा देना। फरीद साहब, ये जिसको मासूम कह रहा है ना, ये कारपेट जितना पैम्पर लगता है उसे। वो पैम्पर पहन के खड़ा हो, लगता है कि नवा पुल बन रहा है तो उधर पिलर चुके ने। और भाई, आपकी सेहत नहीं बन रही तो हम क्या करें? फरीद साहब, मैं ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ कमरे ਝਾਤੀ मारी है ना, अपने पंजे च बोटी फसा के बैठा हुंदा। यार मेरी बात सुनो, अपने छोटे से फायदे के लिए तुम लोग क्यों गैर कानूनी काम करते हो? तुम्हें मालूम है कि सुई नॉर्दर्न गैस ने इस वक्त क्रैकडाउन शुरू कर रखा है गैस चोरी और कंप्रेसर जो लोग लगा रहे हैं उनके खिलाफ। अब तक 667 कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके हैं और 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अरे वाह। फरीद साहब, क्या करें, जुर्माना ना करें तो ये सुनते ही नहीं है। इनको इश्तिहार देते हैं, इनकी मिन्नतें करते हैं कि ना गैस चोरी करो, लेकिन फिर मजबूरन हमें फिर एक्शन लेना पड़ता है। आप कौन साहब हैं जनाब? मैं सुई गैस के महकमे का ऑफिसर हूँ जी। ओ अच्छा, मैं समझा गैस बंद करने वाली टूटी। जी अगला कनेक्शन इधर कटना जी। नहीं ऐसी सी नहीं, मजाक कर रहा था। तुम्हें उनका पता नहीं है, वो दफ्तर से रेंच नहीं लेने जाते कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए। तो फिर और जॉइंट के ऊपर दंदी काट के तो कलाबाजी लगाते हैं तो जॉइंट खुल जाता है। अजीजी, एदा कनेक्शन तो पावे कटिया जाए या ना तेरा कनेक्शन में होनी ही कटना है। लो जी, मैं तो जनाब आपकी काबिलियत बता रहा हूँ। माशाल्लाह, इतने इंटेलिजेंट ऑफिसर है। नहीं, अच्छे अफसर ने। वैसे इन्हों की सेहत तो लगता है कि इन्हों की 2-3 साल तो तनख्वाह रुकी हुई है। ओ फरीद साहब, इसकी इसी बेवकूफी ने मुझे खड़े पांव पे 70,000 रुपए का जुर्माना करवाया है। और जान का सदका माल ही होता है। अल्लाह ने पता नहीं आपके सर से कितनी बड़ी मुसीबत टाल दी है। भाई, मेरे घर में तुम रह रहे हो ना, इसका मतलब है कि अभी मुसीबत उधर मौजूद है। फरीद साहब, इसको बोलें जो मैंने 70,000 रुपया जुर्माना भरा वो और पिछले माह का किराया अभी के अभी मुझे अदा करे, नहीं तो मेरा घर फारग कर दे भाई। ओए, अब चीखे मार रहे हो। फरीद साहब, इससे पूछें कि मैंने इससे पहले पूछ के गैस खिंचू लगाया था
इसने कहा लगा लो मेरे वाले पोर्शन में भी गैस आएगी। ओ जनाब, मैंने तो इसको इसलिए कहा कि लगा लो, ये जो साहब बैठे हुए हैं ये कहता मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे बाद में पता चला कि ये इसके गांव के हैं। इस साहब के यहाँ घर में कोई शादी थी, इसने अपने मेहमान इसके घर में ठहराए हैं, इसने उनसे किराया मांग लिया, इसने गुस्से में आके इसके घर पे छापा डाल दिया। और भाई मैंने आपका ही फायदा सोचा, मैंने उससे किराया लेके आपको ही देना था। देख ले, आपके सामने 2 नंबरी कर रहा है और आपके बाद क्या क्या करता होगा। फरीद साहब, ऐसे इसने मुझे कहा था कि मालिक मकान किराया मांग रहा है। अब मुझे ये पता नहीं कि इसने किराया लेके खुद रखना है या मालिक मकान को देना है। तो आपने इस गुस्से में छापा मारा है और उनका गैस का मीटर उतार कर ले गए? तो नहीं जी, मेहमान तो वैसे बहाना ही था, वो भी मेरे साथ वाले गैस के मुलाजिम थे। मैंने इसके घर चेक करना था कि इसने कंप्रेसर लगाया है या नहीं। मैं अपने उस मिशन में कामयाब हो गया। इसने कंप्रेसर लगाया हुआ था, मैंने पकड़ लिया वो, फिर मैंने इस पे छापा डाल दिया वहां पे। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। टू मच पटी साहब, यकीन करो आपने दोस्त बन के एक दोस्त को डंग मारा। ओए, तुमने हर जगह पे डंग मारा है। मुझसे मल्लेदार कहते हैं कि भाई इससे कार खारक कराओ। और हमारी गली में जो कागज उठाने वाली आती है ये कहता मेरी फियांसी है। शट अप, नॉनसेंस इडियट। मैं बाकिरदार आदमी हूँ, मुझ पर चीप इल्जाम मत लगाओ। ओ चल बाकिरदार एडा तू। फरीद साहब, इसने मेरे घर में 2500 काम शुरू किया हुआ है। हमारे इलाके के जो फकीर हैं वो भी इसके घर में आके कपड़े बदलते हैं और ये फी फकीर 200 रुपया लेता है उनसे। इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? अब जो कुछ करना चाहते हो कर लो, मैंने आपका मकान नहीं खाली करना, नहीं खाली करना, नहीं खाली करना। ना करो, जे मेरा कख नहीं रहा तो छड़ना मैं तेरा भी कख नहीं। मैं उस घर ते रॉकेट लॉन्चर मार देना। और कुछ आया करो, क्या फजूल बातें शुरू कर दी है तुम लोगों ने मेरे प्रोग्राम में। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। चूरी खान दे एडा तू ढोड मारन वाला तोता। वैसे भी मां जी वो तख्त हजारे दा रांझा सी, वो खावे चूरी 100 वारा खावे, ये तो तख्त पालिश करने वाला। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। या अल्लाह खैर करम। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम, की हाल है? जी अल्लाह का बताइए। शुक्र है अल्लाह दा। मैं जरा जल्दी सौ गई सा। खैर थी माँ जी? शहदाल गई सा, हाँ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਥੱਕ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा। ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ ਤੇ ਏਡੀ ਡਰਾਉਣੀ ਖਾਬ ਆਈ ਏ। ਖਾਬ ਚ ਜਿੰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਓਹੋ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਬ ਚ ਜਿੰਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਹੀ ਮਰਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਧਰੀ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। माँ जी आइए ना, तशरीफ रखिए। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਜਰਾ शहजालों फेरो आवा। अल्लाह खैर करे। बड़ी परेशान सी। अल्लाह खैर करे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇ। आइए माँ जी, बैठिए, बैठ के बात करते हैं। आ जाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम माँ जी, क्या हाल है? है? ठीक ठाक। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁੱਤ ਕਰਦੀ ਰਹੋ। अच्छा माँ जी। भाई मैं दरवाजा बंद कर दें? ਹਾਂਜੀ दरवाजा बंद कर दें?
नहीं तू बस दरवाजे वाले ना जा ते खुला भी ठीक है। चीज भी चुक लेना होता कोई ना कोई। आ मैनू पता है ना, हाँ एक दिन अंदर आया ते आंदा चाची होरां दी साइकिल पई है पुरानी, मैं ले जावां। मैं कहते सारी टूटी है। आंदा चलो कबाड़िए नु दे के तो कुछ 400-500 लब्बेगा। बुरी गल है। छੱਡ दे फिर प्रोग्राम करना, तू कबाड़िए दा काम ही कर ले। अम्मा जी मैं की करने सी पैसे, मैं क्या सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। मैं कदों तेनू आखिया है मेरे अमरीका तो पैसे लेट हो गए। चाचे तुहाडे दी निशानी है पई रवे। हाँ माजी, वो आप खाला शाहिदा की बात कर रही थी, क्या प्रॉब्लम हो गई उनके घर में? हाँ पुत्र बड़ी परेशान हुई, ओहो नू बड़ी तेज शू। अच्छा हाँ बदतमीज भी है। आंधी है मैं पोते पोतरी दा मुंह चुमा ते मेरे नाल लड़ पैंदी। मैनू आंधी है तुसी बमार रहिंदे हो ते तुहानू जरासीम चंबड़े ने ते तुसी अगों बालां नू भी ना बमार कर दे। देखो ना जरा, आंधी है मेरा दिल रोंदा है, मैं अपने बालां नू भी नहीं चूम सकदी। आंधी है पुत्र अपने नू शिकायत लानियां ते ओ बुढ़ी नाल रले है। ओ गवांदा मां जी तुहानू ते नहीं कुछ कहंदी, ओ तुहाडी पोतरे पोतरियां दा ख्याल रखदी है। लो बताओ मैं क्या ये केड़ा ख्याल रखदी है भाई? मैं ते मेरे बच्चे आउंदे ने जर्मनी तो भी ते अमरीका तो भी, मैं ते उन्हां दा सिर मुंह चोमनी आ, मैनू ते 2-2 3-3 साल बाद नजर आउंदे। सही बात है। ते मैं ते इन्ना प्यार करनी आ, मेरे बच्चियां ने ते कदी नहीं आखिया अम्मा ना इन्हां दा मुंह चोम किधरे बमार ना हो जा। हाय हाय ये पुत्र जेड़ियां कुड़ियां ने ना उतरियां लड़ाको, हाँ इन्हां नू बस बहाना लभना हुंदा है। सही कह रही है माँ जी, बहाना चाहिए। बुजुर्गां नाल आडा लान दा। कहंदी है उतो मैनू आंदी है मां जी इन्हां नू कुछ खुआया भी ना करो। अच्छा आंधी है मेरा पोतरा आके मेरे सामने मुंह खोल जाए, मैं जदों रोटी खानी है मैं ओदे मुंह च नवाला डाल देती हूँ तो कहती है तुसी ना खुआया करो। ओए मेरे अल्लाह, मैं क्या दसो कितनी बेवकूफ है। हाँ जी दादी ने केड़ा कोई जहरीली चीज खुआनी है भाई? सही बात है। बच्चियां दी ते जान हुंदी है दादी च। दादा दादी में, हाँ जी बस मत जदों मारी जावे उदों फिर इहो जिहियां गल्लां ही मूंहों निकलदियां। हाँ जी लो मां जी मेरी दादी अल्लाह बख्शे मैनू छन्ने भर भर के चूरी खवाउंदी हुंदी सी। ਇਹ ਛੰਨੇ ਸਣੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚੂਰੀ ਤਿਆਰ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੜਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੀ ਆਈ बस माँ जी। ਆਮ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵੇਖੋ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਏ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अब देख रहे हो माँ जी मेरी सारी चूरी खराब करके रखती। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਾਦੀ ਚੂਰੀ? ਤੂੰ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਖਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ? ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਦੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਵੇ ਚੂਰੀ 100 ਵਾਰਾ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਤਖਤ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੂਰੀ। माँ जी इन्हां नूं कहो मेरा मेन्यू बना दिओ, मैं की खाना ते की नहीं खाना। वैसे माँ जी बड़ी बेवकूफ़ाना बात मैंने ये सुनी है खाला शाहिदा की बहू के हवाले से
हम तो शुरू से ये देखते हुए आए हैं कि नाना नानी दादा दादी बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाते रहे। बिल्कुल। अब जैसे मुझे याद है कि हमारी दादी जो है जब भी कुछ खाती थी जी। तो हम उनकी चारपाई के करीब चले जाते थे, वो सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा उनके मुंह में डाल देती थी। हमारी वालदा ने कभी भी इस चीज का बुरा नहीं मनाया कि दादी बच्चों को खिला रही है तो क्यों खिला रही है। पुत्र मैं तेनू दसिया ना बस जिन्ना ते रब दा अजाब होवे ओ एहो जियां हरकतां हाँ जी। ओ ये आंदी है शायद ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਨੀ ਹਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰ। ਵਾਹ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਬਸ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ जी। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ। सही गल है। बेचारी वेखो ना रोन डई सी बैठ के, अफसुर्दा हो गई होंगी। आंदी है बच्चे मेरी जान ने, मैं उन्हां नू छड्डनी आ ते उन्हां मेरे कोल भी नहीं आंदे। उन्हां नू मना कर देंदी है, मुड़ के मैं इनू भी आवाज़ां मारनियां ते गल ही नहीं सुनदी। आंदा ही कोई नहीं मेरे कमरे हल। फिर 4 दिनों बाद जो बच्चे भुल जाते ने, फिर कोई आंदा ते मैं मुंह वेनी आ बालां दा, फिर उन्होंने झाड़ दिए, फिर वो गायब हो जाते। पता नहीं माँ जी आजकल की बहुएं ये क्यों भूल जाती हैं कि कल को उन्होंने भी दादी नानी बनना है। आज जैसा सलूक करेंगी वैसा ही कल भी होगा। माँ जी मुझे फिर बात करनी पड़ गई। यार तू ना कर। यार मैं तेरे नाल नहीं गल कर रहे, मैं माँ जी दे नाल कर रहे हैं। हो जावे टहनिया गल करन दी ओनू। कर कर पुत्र बकवास कर, गल कर। हाँ ये बात है माँ जी, मैं कहना ये चाह रहे हैं सा कि मैं अपनी दादी दी गल्लां सुनदा सुनदा ही ओदी गोद दे च सौ जांदा सी। हाँ फिर दादी ने रौला पाना, ओ बचाओ मैनू मैं काके थले आ गई हां, मेरियां लत्तां गईयां, चुको काके नू। ऐ कोई गल करन वाली निक्का जिहा हुंदा सी ते ओदे थल्ले किथे आ गई दादी। ओहो मां जी ये निक्का जिहा भी भांडे वाली डोली जिड्डा हुंदा सी। बड़े मुंडे तेज ने। अब वेखो ना हुण बुजुर्ग जेड़े ने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਝੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। कहने वाह ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ਼ ਕੱਢ ਲਈਦੀ। माँ जी हम आपको देख के खुश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤਰੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਕੱਲਿਆਂ ਪਿਆਂ ਪਿਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही कह रही हैं बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फाइल ठीक करने का भी काम सीख। हर चीज ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਓ ਇਹ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਓ। अजीजी, मैं सुन के हैरान हो रहा था कि कनाडा में जो जेल है उनको जेल नहीं कहा जाता, उन्हें करेक्शनल सेंटर्स कहा जाता है, जहां पे कैदी किसी जुर्म की वजह से गिरफ्तार हो जाते हैं, अपनी सजा काट रहे होते हैं। जी जी। और जो जेलर हैं उनको करेक्शनल ऑफिसर्स कहा जाता है। बहुत अच्छे। यानी किसी तौर पे भी उनके नाम से ये जाहिर नहीं होता कि जो कैदी है वो जेल में है, यानी उनकी सोच पे प्यार आता है ये नाम सुन के। यानी जो बुरा आदमी है, जो क्रिमिनल है जी, वो उसकी करेक्शन के लिए, उसकी इस्लाह के लिए जेलें बनी हुई। और हमारे यहाँ ये हालत ज़ाहिर है कि कोई शख्स अगर छोटे से क्राइम में अंदर जाता है तो वो बड़ा क्रिमिनल बनकर बाहर निकलता है। ना हमारी जेलों में किसी कैदी की सेहत का ख्याल रखा जाता है, ना उसकी इस्लाह का कोई बंदोबस्त किया जाता है, ना ही उसे अच्छा इंसान बनाने की कोई कोशिश की जाती है। नहीं 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 नहीं, आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये जो मौजूदा इंतजामिया है जेल खाना जात की, और जो सीएम है, इन्होंने जेल के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया है।
क्या कह रहे हो यार? हम भी सारी जिंदगी यही सुनते रहे हैं कि जेलों के अंदर बड़ी बुरी हालत होती है, और वाकई वहां पे जो छोटा सा भी एक क्रिमिनल जाता था, जी जी वो जो चोर गया है वो डाकू बन के बाहर आया या। है। जिसने एक बंदा मारा है अंदर चला गया है, वो बाहर आके तो बकायदा किराए का कातिल बन गया है। ठीक बात है आपकी, मगर अब बहुत चीजें बदल गई हैं, बहुत। मैं तो सुन के बड़ा हैरान हुआ था, हमारे रिसर्चर्स ने बताया मुझे। जी जी मैंने कहा यार कमाल बात है, ये किसी वक्त करेंगे। तो आपने बात शुरू कर दी है तो आपको हुजूर मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है। तो बताओ ना अजीजी, क्या हो रहा है? अब तो जेलों के अंदर हर शख्स की सेहत का ख्याल इस कदर रखा जाता है अच्छा कि हैरान कुन। हाँ जी, जो जेल में अस्पताल है उनका इंतजाम महकमा सेहत पंजाब के सुपुर्द कर दिया गया है। अरे वाह, जिसके बाद जेल अस्पतालों में भी महकमा सेहत पंजाब तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। क्या क्या फिर पंजाब की जेलों में अस्पतालों के लिए जदीद तिब्बी आलात खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। बहुत वाह अच्छी। वाह वाह। फिर गुर्दे और जिगर के जो अमराज में मुब्तला कैदी है ना जी, हाँ जी हाँ जी। उनके इलाज मुआवजे के लिए PKLI के साथ मुआहदा किया गया है। क्या बात है। लाहौर का वो बेस्ट अस्पताल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये गुर्दे जिगर का नया बना है जो, जी 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 उसके साथ मुआहदा किया गया। फिर पंजाब की 17 जेलों में मंशियात के आदी कैदियों के 20 बिस्तरों के अलग अस्पतालों के क़याम के लिए मंजूरी दी गई है, क्या कहने। जहां नशे के आदी कैदियों को तिब्बी सहूलतें दी जाएंगी। बहुत सही कैदियों को तंदुरुस्त रखने के लिए पंजाब की 9 जेलों में ओपन एयर जिम कायम कर दिए गए, वर्जिश करें वहां पे। सही बाकी जो दीगर जेलें हैं उनमें भी जिम बनाने के लिए बंदोबस्त हो रहा है। वाह जी वाह। फिर जेलों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए नई बैरकों की तामीर की मंजूरी दी गई है और 5 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए। अच्छा वाह फिर कैदियों की गजाई जरूरत के हिसाब से डाइट मेन्यू मंजूर किया गया है, ताकि इनकी खुराक पर कोई समझौता ना किया जाए। अरे वाह। सही। फिर फ्रेश और गर्म खाने की तरसील के लिए 129 लोडर रक्शे जो हैं वो खरीदे गए हैं। फिर ताजा सब्जियों के लिए जेलों में सब्जियां काश्त करने का प्रोग्राम शुरू हुआ है। क्या बहुत बात। अच्छी। फिर कैदियों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से रूशनास कराने के लिए जेलों में IT सेंटर के कयाम अमल में लाए जा रहे हैं। वाह जी वाह जबरदस्त। जेलों में इंटरनेट लाइब्रेरी की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अच्छा जी फिर देखे ना कितनी प्यारी बात है कि पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया, वाह। बहुत अच्छी बात। जो कि एक क्राइम समझा जाता था कि जेल में कोई बात कर ले यार, हाँ क्यों जी। ना करे, क्या हुआ है। अब खुद करवाएंगे, बल्कि लाहौर की सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों में तो वीडियो कॉल की सहूलत फराहम कर दी गई है, अच्छा बाकी जेलों में भी कर रहे हैं। फिर कैदियों के लिए टेलीफोन कॉल्स का दुरानिया भी 300 मिनट माहाना बढ़ा दिया गया है। बहुत अच्छी। इसके अलावा गैर मुल्की कैदियों के लिए इंटरनेशनल कॉल की सहूलत का भी ऐलान किया गया। वाह जी फिर 14 करोड़ 80 लाख रुपए दियत और जुर्मानों की अदायगी के बाद 531 कैदियों की रिहाई हुई है। बहुत अच्छी। सेंट्रल जेल कोट लखपत से भी 61 कैदी रहा हुए हैं। वाह कैदियों के रिश्तेदार अजीजों के इंतकाल पर कैदी को पेरोल पर रहा करने का इख्तियार अब सुपरिटेंडेंट जेल को भी देने का फैसला किया गया है। सही। पहले बड़ा मुश्किल होती थी अगर कैदी का को घर में को फौतगी हो गई हाँ है जी हाँ जी तो अब सुपरिटेंडेंट जेल भी उसको भेज सकता है जनाजे के। सही। फिर जेल में कैदियों को फजर और मगरब की नमाज बाजमात अदा करने की इजाजत देने का फैसला किया गया। बहुत खूब। फिर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी टैप्टा वाले जो हैं वो और महकमा जेल खाना जात के दरमियान 10 मजीद जेलों में कैदियों को टेक्निकल कोर्सेज कराने के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। बहुत फिर मुआहदे के तहत पंजाब की मजीद 10 जेलों में कैदियों को 16 टैप्टा कोर्सेज कराए जाएंगे। वाह जी वाह। यानी ये टेक्निकल एजुकेशन और मजहबी एजुकेशन। हाँ जी आप वहां पे फारग बैठे हुए और क्या करेंगे, हाँ। क्राइम ही सोचेंगे ना, बाहर निकल के कोई इससे बड़ा क्राइम करने की सोचेंगे ना। बिल्कुल। तो जब आप उनको किसी काम में लगाएंगे, हाँ जी। उनको इस काबिल बनाएंगे कि भाई आप लोग काम कर सकते हैं, आप मुशक्कत कर सकते हैं, बिल्कुल। सिर्फ आप कोई क्राइम करके ही नहीं रोटी कमा सकते, हाँ जी आप मेहनत कर, आपके पास हुनर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी कमाल ये चीजें हैं। हाँ बहुत जी ही। फिर दीनी तालीम, टेक्निकल एजुकेशन और रवायती डिग्री मुकम्मल करने पर कैदियों को सजा में 2 से 3 माह कमी की रिलीफ दी जाएगी। बहुत जबरदस्त। है जी। हाँ जी जबरदस्त। फिर लाहौर, कसूर, शेहूपुरा, पाकपतन
उकाड़ा, झंग, सरगोदा, विहाड़ी, टोबा टेक सिंह और लैया की जेलों में टैबटा कोर्सेज शुरू कर दिए गए। अच्छा। हाँ, जहाँ पे कैदी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और प्लम्बर, मोटरसाइकिल मैकेनिक, हाँ जी। फिर फैशन डिजाइनिंग, देखो ना जरा, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन समेत दीगर कोर्सेज कर सकेंगे। वाह जी। मोबाइल ठीक करने का भी काम सीख। हर चीज तुसी फड़े जाओ एक करी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। भाईजान मैंने तो वैसे ही पूछा है। नहीं, मैंने कहा कि शायद कोई आपकी ख्वाहिश हो तो वो पूरी की जाए। अच्छा, फिर आप सुन के हैरान होंगे कि जेलों की इंतजार गाहों में सहूलतें बेहतर बनाने का अच्छा, बहुत अच्छे। मजीद 5 मॉडल जेलों में मॉडल वेटिंग और मीटिंग एरियाज कायम किए गए। अच्छा। देखो ना, जो लोग बेचारे मिलने जाते हैं हाँ अपने जी। रिश्तेदारों को, जी जी। वो खज्जल हो जाते हैं। ना उनके बैठने के लिए कोई जगह है, ना कुछ, बड़ी खज्जल खारी है। ऐसी चीजों की तरफ ये लोग तवज्जो दे रहे हैं। अब 28 जेलों में सीसीटीवी कैमरों की तंसीब मुकम्मल हो चुकी है, अच्छा। जबकि 15 जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वाह। जो सेल हैं हाँ जी, हाँ जी। उनमें एयर कूलर भी लगाए जाएंगे। ओ वाह। मतलब जितने जोगे हैं, जिस बजट में हैं, काफी काम हो रहा है। बड़ा इनकलाबी काम किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। फिर जेलों की जो बिजली के बिल हैं उनसे निजात दिलाने के लिए महकमा जेल खाना जात को सोलर लगाए जा रहे हैं। अरे वाह। हाँ, और शुरू हो गए हुए हैं। सोलर का जितना भी उनका मंसूबा उन्होंने बनाया है, हाँ जी। उस पे काम शुरू हो गया हुआ, बहुत अच्छे। जबरदस्त। जिससे 60 लाख रुपया सालाना बचत होगी। वाह। फिर जेलों में सफाई का निजाम बेहतर बनाने के लिए पहली बार जी। 41 ट्रैक्टर ट्रालियां फराहम की गई, ताकि जेल का कचरा उठाएं और फिर उसको ठिकाने लगाएं। फिर काश्तकारी में भी ये ट्रैक्टर ट्रालियां मदद देंगे। हाँ जी। फिर एक अरसा से वार्डन्स की भर्तियां नहीं थी हुई जेल में। जी जी। कोई 2330 वार्डर भर्ती हुए हैं। अच्छा। ये सारे काम हो रहे हाँ हैं। जी। अमले की शिकायत थी, उनका भी इजाला होगा। बिल्कुल सही। फिर वार्डर को तरबियत देने के लिए साहिवाल में एक ट्रेनिंग कॉलेज बना है, अच्छा। जहां पहले बैच की तरबियत जारी है। वाह। हाँ हाँ। फिर जेल अमला जो है उसकी तनहा महदूद, उनको कोई सहूलत नहीं, वो भी चिड़चिड़े हुए होते हैं, कैदियों से बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जी। उनको भी सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो भी थोड़े होश में आए। बहुत अच्छी बात। ये जो जेल के अमले हैं इनको शादी ग्रांट, फिर तालीमी वजीफे, उसमें इजाफा और इलाज मुआवजे के लिए भारी फंड जारी किए गए। वाह। जबकि कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड और इनाम का अमल भी शुरू किया गया। ये जबरदस्त। मोटिवेट और करेगा अमले को। जी 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 जी। फिर जेल कंटीन के फरसूदा निज़ाम को ख़त्म करके फैसला किया गया कि बाहर जेल में फिजिकल कंटीन या किसी बड़े स्टोर की चेन या बेकरी कायम करने का भी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। अच्छा। वाह। फिर तारीख में पहली बार कैदियों को हकीकी रिलीफ देने के लिए जी। जेल में यूटिलिटी स्टोर खोल दिया गया। अच्छा। वजीर आला ने खुद कोट लखपत जेल में उसका इफ्तिताह किया। वाह। जी वाह। और आप हैरान होंगे कि जो कैदी हैं या जो वहां पे जो जाके लवाहकीन उनके मिलने वाले मिलने हैं, वाले। हाँ जी। वो बहुत अब रिलैक्स हुए हैं। सीएम हैं और जो आईजी जेल खाना जात हैं फारूक नजीर, उनको बड़ी दुआएं दे रहे हैं। एक बिल्कुल। बात है, उनको आसानी हुई है इसके अंदर, वो अपने कैदियों से मिलने जाएं और उनको ये सहूलियात नजर आएंगी तो वो क्यों ना दुआएं देंगे। हाँ जी। आप देखें ना कि कितनी अच्छी बात है। करेक्शनल सेंटर, क्या वाह 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 वाह। बेहतरीन। यानी कैद नहीं है, यहाँ इस्लाह की जाती है। क्या एक खूबसूरत बुरा बात। बंदा है जो आ गया इधर, उसकी इस्लाह होगी। सही। तो इस तरह होना चाहिए। हाँ जी। मैं तो कहता हूँ अजीजी, हमारे जेलों का नाम भी तब्दील करके इनको करक्शनल सेंटर्स का ही नाम दे दिया जाए। वैसे इस तरह का हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मेरा ख्याल है गोगा प्रोग्राम बना लेगा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मुताले की आदत अपनाइए, ये गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। वाह। वाह वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।